भारत की जलवायु। ये टॉपिक है आज, भारत की जलवायु। भारत की जो जलवायु है, ठीक है ना, इस जलवायु के अंतर्गत है, भारत की जलवायु के अंतर्गत है, जब अपन इसको पढ़ते हैं तो इसमें अप्रत्यक्ष रूप से यदि अपन देखें ना, तो इसके अंतर्गत 3 टॉपिक इनडायरेक्टली समावेश होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं? इस भारत की जलवायु में आप मानसून के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? मानसून के बारे में। और इसके अलावा जलवायु जो अपन चल रही है, ठीक है ना, इस जलवायु को पढ़ते हैं, मानसून पढ़ते हैं। और इसके अलावा कृषि जलवायु प्रदेश, कृषि जलवायु प्रदेश, ये वाला टॉपिक भी इसमें इनडायरेक्टली समावेश होता है। और फिर उसके बाद में जलवायु वर्गीकरण, जलवायु वर्गीकरण, ये वाले टॉपिक, ये सारे टॉपिक इसके अंतर्गत शामिल होते हैं, ठीक है। लेकिन भारत की जो जलवायु है, ठीक है, इस भारत की जलवायु से चाहे वो नेट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम हो, चाहे लेबर असिस्टेंट का हो, चाहे वो रीट में हो, कहीं पर भी हो, यदि कहीं पर सिलेबस में भारत की जलवायु वाले टॉपिक को मेंशन कर रखा है तो स्वाभाविक है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये एग्जामिनर का पसंदीदा टॉपिक भी होता है। और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहाँ से पूछे जाते हैं, जलवायु वर्गीकरण, जो अपन इसी टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। और जलवायु वर्गीकरण में आपने यदि इससे पूर्व में पढ़ा हो, कोपेन का वर्गीकरण, थार्नथवेट का वर्गीकरण, ट्रिवार्था का वर्गीकरण जलवायु का भारत के संदर्भ में, कौन सा राज्य किस प्रकार की जलवायु रखता है कोपेन के अनुसार, थार्नथवेट के अनुसार कौन सी रखता है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से यहाँ सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस वर्गीकरण से पूछे जाते हैं। और कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, यदि कोई जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है तो फिर वो भारत की जलवायु से संबंधित पूछा जाता है। और जलवायु से संबंधित भी यदि कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो कॉन्सेप्टली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वर्तमान दौर में, इस दौर में जो प्रेजेंट में जो एग्जामें चल रही हैं और जो पेपर मैं देख रहा हूँ, उन पेपरों में मुझे ये देखने को मिला है, मेरा निष्कर्ष है कि कॉन्सेप्टली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत कम हैं। और आने वाला समय तो ऐसा रहेगा जिसके अंतर्गत आपको सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्टली ही मिलेंगे। तो आपको गहराई से उस टॉपिक की गहराई में जाकर उसको पढ़ना पड़ेगा और उस कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, तब जाके आप उसके क्वेश्चनों को हल कर पाओगे, ठीक है। और एक ऑप्शन के ऊपर अब क्वेश्चन निर्भर नहीं है। आप पूरे क्वेश्चन को एक ऑप्शन के ऊपर निर्भर रहकर यदि उसका आंसर ढूंढने का तलाश या ढूंढने की कोशिश करोगे ना, तो आप विफल हो जाओगे और एग्जाम से बाहर हो जाओगे और दौड़ से बाहर हो जाओगे। इसलिए आपको पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करके और उसके चारों ऑप्शनों का पता है कि चारों ऑप्शन क्या कह रहे हैं, तभी आप उसका सटीक आंसर दे पाओगे, ठीक है। और उसी को मद्देनजर रखते हुए इस भारत की जलवायु का जो टॉपिक है उसको कॉन्सेप्टली आपको तैयार करना है। और सारी बातें लिखाने की नहीं होती हैं, बातें समझने की होती हैं कुछ बातें, और कुछ बातें लिखाने की होती हैं, ठीक है। ताकि समझी हुई जो बातें हैं वो लिखी हुई बात को पढ़ें तो वो आपके जो अर्धचेतन मन में गई थी बातें सारी वापस से पलट कर किस में आ जाए, चेतन मन में आ जाए। इस तरीके से आपको पढ़ना है और इसी तरीके की स्टडी आपको करनी है, ठीक है। अब अपन शुरू करते हैं भारत की जलवायु, ठीक है। इस भारत की जलवायु को समझने से पहले मैं आपको कुछ बातें बेसिक सी बता देता हूँ, ठीक है। जलवायु से समझने से पहले कुछ तत्व होते हैं जलवायु के, जो जलवायु को निर्धारित करते हैं, जो जलवायु को क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं। उन तत्वों के बारे में थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ और इसकी जानकारी आपको होनी भी चाहिए। और वो तत्व कौन कौन से हैं? जैसे वर्षा है, तापमान है, वायु है और वायुदाब है। ये ऐसे तत्व हैं, ये ऐसे तत्व हैं। वर्षा को आर्द्रता भी लिखा जा सकता है, वर्षा को आर्द्रता भी लिखा जा सकता है, वायु को पवन भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना, बात एक ही है। ये चार तत्व ऐसे हैं मेनली, ये चार तत्व मेनली ऐसे हैं जो जलवायु के तत्व कहलाते हैं। और यही तत्व जलवायु को क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं। जलवायु का क्या करते हैं, निर्धारण। इन तत्वों को आपने यदि अच्छे तरीके से समझ रखा है, ठीक है ना, ये होते क्या है। जैसे वर्षा, ठीक है ना, वर्षा ऋतु शुरू होती है, उस दौरान वायुमंडल से जो आर्द्रता है वो नीचे जैसे आती है, ठीक है ना, आप उसको वर्षा के नाम से जान रहे हैं। ऐसे ही तापमान है, टेम्परेचर है, तापमान, ठीक है ना, स्थल पर क्या स्थिति है उसकी, जल में उसकी क्या स्थिति है,
ऊंचाई की ओर जाते हैं तो तापमान की क्या स्थितियां रहती हैं। ऐसे ही वायु, पवने, इसको कभी देखा नहीं जा सकता। वायु को कभी देख सकते हैं क्या? वायु कैसी होती है? नहीं देख सकते। लेकिन अपन इसको परिभाषित यदि करें तो जो वायुमंडल में जो गैसें होती हैं मुख्य रूप से 8 प्रकार की गैसें होती हैं, ठीक है। यदि आप उनका यांत्रिक मिश्रण, ठीक है ना, यांत्रिक मिश्रण कर दिए या उसके यांत्रिक मिश्रण को अपन क्या कह रहे हैं, पवन कह रहे हैं। और इसके अलावा वायुदाब, ठीक है ना। वायुदाब का मतलब होता है कि वायुमंडल के अंतर्गत जो वायु का जो दाब है, जो स्थल खंड के ऊपर क्या कर रहा है, दबाव मार रहा है, ठीक है, या स्थल खंड के ऊपर या स्थल मंडल के ऊपर दबाव लगा रहा है, उस वायु के भार को आप क्या कह रहे हैं, वायुदाब कह रहे हैं, ठीक है। और वायुदाब और वायु, ठीक है ना, या ये वायुदाब है, ये वायुदाब, इस वायुदाब को सबसे ज्यादा अपन काम में लेंगे किसमें, जलवायु के टॉपिक में। और वायुदाब का जो संबंध है, ठीक है ना, वायुदाब का संबंध और हवाओं का जो संबंध होता है, उन संबंध को जानना भी जरूरी है, ठीक है ना। कैसे? जैसे यदि किसी इलाके में वायुदाब कम है और किसी इलाके में, दूसरे इलाके में वायुदाब क्या है, ज्यादा, तो ज्यादा दाब से हवा किस ओर चलेगी, कम ओर, ठीक है ना, कम दाब की ओर चलेगी। ये भी आपको पवनों का, ये भी क्या है, प्रवाह का जो संबंध है, इसकी भी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। और ये जानकारी हर बच्चे को होती है, छोटी क्लासों में ये चीजें आ जाती हैं। तो ये तो क्या है, तत्व हैं। ये तत्व सबको याद रहेंगे, वर्षा, तापमान, वायु और वायुदाब, ठीक है ना। वायु को पवन लिखा जा सकता है और वर्षा को आर्द्रता लिखा जा सकता है। ये वायु, जलवायु के क्या हैं, प्रमुख तत्व हैं जो जलवायु का निर्धारण करते हैं। एक बेसिक बात तो ये है तत्वों की। एक बेसिक बात आती है कि जलवायु को समझने से पहले एक शब्द है जिसका नाम है मौसम। इस मौसम को भी आपको समझना चाहिए। और एक मौसम के बाद में दोबारा से जो शब्द है वो है जलवायु, जो अपना टॉपिक भी है, उसको बाद में समझेंगे। मौसम और जलवायु ये दोनों शब्द, ठीक है ना, अलग अलग हैं और दोनों की परिभाषा भी क्या है, अलग अलग है। मौसम के अंतर्गत भी ये तत्व आते हैं सारे, ये मौसम के भी तत्व हैं, ठीक है ना, जो मौसम का निर्धारण भी करते हैं। और जलवायु का निर्धारण भी यही तत्व करते हैं। लेकिन यदि ये तत्व अल्पकाल में गठित हों, इन तत्वों की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, या इनसे संबंधित जो घटना है, यदि वो कम समय में घटित हो रही है तो वो क्या रहेगा, मौसम। और यदि यही तत्व यदि लंबे समय से, ठीक है ना, लंबे समय से कोई प्रोसेस चल रही है और लंबी प्रक्रिया के दौरान कोई घटना घटित हो रही है, तो उस घटना को आप क्या कह रहे हैं, जलवायु कह रहे हैं। इसका मतलब है कि मौसम एक दिन के लिए हो सकता है, एक दिन की अवधि के लिए हो सकता है, या कुछ घंटों के लिए हो सकता है, ठीक है, कुछ घंटे के लिए हो सकता है, कुछ दिनों के लिए हो सकता है, कुछ दिनों के लिए घटित होने वाली क्या है, घटना है। इसका मतलब यह हुआ कि मौसम के लिए आप अल्प समय अवधि काम में लेते हैं, अल्प समय अवधि काम में लेते हैं। अल्प समय अवधि के लिए आप मौसम यूज करेंगे। जैसे कई बार कहते हैं ना कि आज मौसम खराब हो गया, सुबह सुबह मॉर्निंग में, जैसे शीत ऋतु के दौरान, अभी शीत ऋतु चली रही है, ठीक है ना, सुबह सुबह कोहरा छाया रहता है, तो आप कहते हैं आज तो मौसम खराब है। और फिर 2-3 घंटे गुजरते हैं और तुरंत प्रभाव से आप, ठीक है ना, तुरंत प्रभाव से आप ये कह देते हैं मौसम अच्छा हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, 2 घंटे के दौरान ही मौसम अच्छा हो गया। इसका मतलब है इन तत्वों ने क्या किया है, अपने आप को चेंज किया है। और चेंज करते ही, ठीक है ना, जैसे आर्द्रता कम हो गई वायुमंडल में और हल्की सी हवा चल गई, तो आर्द्रता पूरी तरीके से समाप्त हो गई, तो फिर सूर्य का प्रकाश आप तक पहुंच गया, आपने कह दिया मौसम सही हो गया। इसका मतलब है कम समय में ये घटना घटित हुई है। तो कम समय में यदि कोई घटना घटित हो रही है तो उसको आप क्या कहेंगे, मौसम कहेंगे। और यदि यही घटना, ठीक है ना, 31 वर्ष से लेकर 35 वर्ष की अवधि में, इस अवधि में यदि ये घटना घटित हो, ये प्रोसेस इतनी लंबी चले, तो उसको अपन जलवायु कह देते हैं। क्या कह देते हैं, जलवायु कह देते हैं। यहां तक कोई समस्या नहीं है, समझ में आ रहा है मौसम और जलवायु क्या है, ठीक है। अब उसके बाद में अपन बात करते हैं भारत की जलवायु कैसी है। भारत की जलवायु कैसी है, भारत की जलवायु के बारे में जानते हैं, ठीक है। सबसे पहले भारत की जलवायु कैसी है। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है। कैसी है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की। मैं लिख देता हूं, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। भारत की जलवायु कैसी है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। 2 शब्द लिखे हैं, इनको ऐसे भी लिखा जा सकता है, या उष्ण मानसूनी, ऐसे भी लिखा जा सकता है,
उष्ण मानसूनी जलवायु है। दोनों का मतलब एक ही है। यहाँ पर कटिबंध शब्द काम में लिया है और यहाँ पर डायरेक्ट उष्ण शब्द लिखा है। ठीक है, एग्जाम में उष्ण कटिबंधीय जलवायु के नाम से भी आ सकता है क्वेश्चन और उष्ण जलवायु के नाम से भी आ सकता है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, अब दो प्रकार की जलवायु भारत में है और दोनों को जोड़ के लिखा है मैंने, उष्ण कटिबंधीय और मानसूनी। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिंगल मानसूनी प्रकार की जलवायु है। भारत में सिंगल मानसूनी प्रकार की जलवायु नहीं है। कई भूगोलवेताओं ने ये गलती कर रखी है, उनके नोट्सों में और कई ऑथेंटिक बुकों में भी ये जानकारी थोड़ी गलत लिखी हुई है कि भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु है। भारत में मानसूनी के साथ उष्ण कटिबंधीय प्रकार की जलवायु भी है, दोनों जलवायु हैं और दोनों प्रकार की जलवायु का समावेश है। ठीक है, याद रह जाएगा, भारत में उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु है या भारत में उष्ण मानसूनी प्रकार की जलवायु है। उष्ण का मतलब क्या होता है? उष्ण का मतलब होता है गर्म, गर्म जलवायु। उष्ण का मतलब क्या होता है? गर्म। इसका मतलब यह हुआ कि भारत में जलवायु गर्म है। भारत की जलवायु क्या है? गर्म। और मानसूनी का मतलब क्या है? मानसूनी का मतलब क्या होता है? मानसूनी जलवायु का मतलब यह होता है जिसमें हवाएं ऋतु के अनुसार क्या कर जाएं? बदल जाएं। ऋतु के अनुसार हवाएं यदि बदल रही हैं किसी स्थल खंड पर, तो उस स्थल खंड की जो जलवायु है वो मानसूनी प्रकार की जलवायु होगी। कैसी जलवायु रहेगी? मानसूनी प्रकार की जलवायु रहेगी। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको थोड़ा सा समझाने के तौर पे बता रहा हूं, ये भारत है, ये क्या है? भारत। और इस भारत के अंतर्गत यदि अपन ग्रीष्म ऋतु की बात करें, किस ऋतु की बात करें? ग्रीष्म ऋतु की या वर्षा ऋतु की बात करें, तो इस प्रकार से हवाएं चलती हैं, इस प्रकार से हवाएं चलती हैं। ठीक है, और ये हिमालय है, ये क्या है? हिमालय वाला भाग है, ये हिमालय वाला भाग है और इस हिमालय की ओर ऐसे हवाएं चल रही हैं, ऐसे हवाएं चल रही हैं। ठीक है, और ये हवाएं कब चल रही हैं? ग्रीष्म ऋतु में। किस ऋतु में? ग्रीष्म ऋतु में ये हवाएं चल रही हैं। ठीक है, और ग्रीष्म ऋतु का समय यदि आपको बताया जाए, ठीक है ना, तो लगभग ग्रीष्म ऋतु का जो समय होता है वो मार्च से लेकर और 15 जून तक। ठीक है, और वर्षा ऋतु इसके बाद में स्टार्ट हो जाती है, तो वर्षा ऋतु में भी हवाएं ऐसे ही रहती हैं। ठीक है ना, यही डायरेक्शन होता है हवाओं का। और ये डायरेक्शन कहाँ से है? दक्षिण पश्चिम से। किधर से है? दक्षिण पश्चिम से। यदि डायरेक्शन की बात करें ना, तो एक बार ये समझ लेना, ये क्या है? उत्तर, ये है दक्षिण, और ये है पूर्व, और ये है पश्चिम। और हवाएं किधर से चल रही हैं? इधर से चलाई हैं। ये तीर का निशान देखो, इसका मतलब है दक्षिण पश्चिम है। क्या है? दक्षिण पश्चिम। इसका मतलब है दक्षिण पश्चिम से हवा चल रही है। हवा का नाम कैसे रखा जाता है? ये हमेशा ध्यान रखना, जिस जगह से हवा चल रही है उस जगह के हिसाब से, उस दिशा के हिसाब से उसका नामकरण होता है। जैसे ये दक्षिण पश्चिम से चल रही है ना, तो इस हवा का नाम दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। इसका मतलब है कि भारत के इस ओर क्या है? अरब सागर। क्या है? अरब सागर। तो अरब सागर दक्षिण पश्चिम में है और दक्षिण पश्चिम से चलने वाली हवाओं को आप नाम दे रहे हैं दक्षिण पश्चिम। ठीक है ना, और डायरेक्शन इनकी क्या है? उत्तर पूर्व की ओर है। किस ओर चल रही है? उत्तर पूर्व की ओर चल रही है ये। ठीक है, लेकिन जैसे ही ग्रीष्म ऋतु खत्म होती है, ग्रीष्म ऋतु के तुरंत बाद में यही हवा, ठीक है ना, ऐसे चलने लग जाएगी, ऐसे ऐसे चलने लग जाएगी। ठीक है, ऐसे चलने लग जाएगी, उल्टी हो जाएगी, जिसको कहते हैं उत्क्रमण। कई बार भूगोल में ऐसे शब्दों का यूज किया जाता है जो प्योर हिंदी के शब्द होते हैं। ठीक है ना, अपन तो बोल देते हैं कई बार हवा विपरीत दिशा में चल रही है, हवा उलट गई है, हवा उलट गई है, लेकिन इसका जो प्योर हिंदी शब्द है ना वो उत्क्रमण होता है। और ज्योग्राफी में कई बार ऐसे शब्दों को यूज किया जाता है एग्जाम में, और उत्क्रमण का जब अपने को अर्थ पता नहीं है तो फिर अपन मानसूनी जलवायु को डिफाइंस नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना। इसलिए आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है ना, कि ग्रीष्म ऋतु के दौरान हवा ऐसे चल रही थी भारत में, और शीत ऋतु में हवा उत्तर पूर्व से किधर हो गई? दक्षिण पश्चिम। इसका मतलब है जस्ट अपोजिट हवा चल गई। और जब हवाएं वापस में आपस में क्या करती हैं? बदलती हैं किसी स्थलखंड पर, तो उस जलवायु का नाम आप क्या रख रहे हैं? मानसूनी। और भारत है, आपको पता है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर, ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में है, ये सबको पता है आपको। और ये वाला इलाका किस कटिबंध में आता है? तो उष्ण कटिबंध में आता है। किस कटिबंध में आता है? उष्ण कटिबंध में। तो भारत अक्षांशीय दृष्टि तो उष्ण कटिबंध में है, लेकिन हवाओं के हिसाब से देखें तो भारत मानसूनी जलवायु का भाग है। किसका भाग है? मानसूनी जलवायु का भाग है। इसलिए बोल रहे हैं कि भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की। इसको समझने से पहले एक चीज और समझा देता हूं मैं। ठीक है, ये ग्लोब है, ये क्या है? ग्लोब है,
और इस ग्लोब में ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, और ये वाली जो रेखा है ये है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, और ये है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, ये है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, और ये है 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, और ये 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश, और ये 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। अब ये 0 के दोनों साइडों वाला ये वाला इलाका है, ये वाला जो इलाका है ये उष्ण कटिबंध का भाग है। ये वाला इलाका कौन सा भाग है? ये वाला भाग है उष्ण कटिबंध का, ये उष्ण कटिबंध है। और ये वाला जो भाग है ये भाग है शीतोष्ण का, ये है शीतोष्ण, और ये वाला भाग है शीत, ठीक है ना। और ये ऊपर ध्रुवीय जलवायु है, ये ध्रुवीय, ये ध्रुवीय जलवायु है। ऐसे ही इधर भी क्या है? शीतोष्ण है, ये शीतोष्ण है, और ये वाला शीत है, ठीक है। और ये ध्रुवीय प्रकार की जलवायु हो गई, ठीक है ना, ये ध्रुवीय प्रकार की जलवायु हो गई। इस प्रकार से जलवायु कटिबंध है। 0 से 23.5 डिग्री दोनों ओर, उत्तर और दक्षिण की ओर उष्ण कटिबंधीय जलवायु, 23.5 से 66.5 के बीच में शीतोष्ण, और 66.5 से 90 तक शीत या ध्रुवीय प्रकार की जलवायु है। अब भारत आपको 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से लेकर कहां तक है? 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक है। इसका मतलब यह हुआ कि भारत का कुछ इलाका तो किस जोन में आ गया? उष्ण कटिबंधीय वाले जोन में आ गया। कहां तक आ गया? 23.5 तक। तो भारत में 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा, नॉर्थ अक्षांश, ठीक है ना, नॉर्थ लैटिट्यूड, यही खत्म हो जाती है। और इसका भाग फिर 36 डिग्री 6 तक वाला भाग तो शीतोष्ण में चला गया। इसका मतलब है भारत में उष्ण कटिबंधीय जलवायु भी है और भारत में शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। और आपसे पूछ लिया जाए कि किस हिसाब से है, तो आप कहेंगे ज्यामितीय हिसाब से है, या फिर आप कहेंगे अक्षांशीय हिसाब से है। तो अक्षांशीय हिसाब से तो भारत में 2 प्रकार की जलवायु हो गई, एक तो शीतोष्ण हो गई और एक उष्ण हो गई। लेकिन भारत की जलवायु पूछ ली जाए कि आपको ऑल ओवर भारत की जलवायु कैसी है, तो फिर आप कहेंगे उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु है। और मानसूनी जलवायु उसको कहते हैं जिसके ऊपर हवाएं आपस में 12 महीने में या 1 साल में क्या करें? आपस में उलट जाएं, ठीक है ना, विपरीत दिशा से गमन करने लग जाएं। जिस ओर से चल रही थी कुछ समय के बाद वो उलट जाएं, ठीक है ना, दूसरी दिशा में चलने लग जाएं, तो उस स्थलखंड में जो जलवायु पाई जाती है वो मानसूनी प्रकार की जलवायु होती है। ये बेसिक जानकारी है। ये क्या है? बेसिक जानकारी है। आगे चलें। इसके बाद में बात आती है कि भारत में जो ये मानसून की अपन बात कर रहे हैं, मानसून जलवायु में अपन मानसून ही पढ़ते हैं। जलवायु में क्या पढ़ते हैं? मानसून। इस मानसून का ज्यादा रोल होता है, ठीक है। तो पहले इस मानसून को समझ लें, क्योंकि भारत की जलवायु मानसूनी प्रकार की है। भारत की जलवायु कैसी है? मानसूनी प्रकार की। इस मानसून का अर्थ समझ लें कि मानसून शब्द आया कहां से है, ठीक है ना, ये शब्द आया कहां से है। तो ये जो मानसून शब्द है, ये मानसून शब्द है, ये अरबी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का, ये अरबी भाषा का शब्द है जो किससे बना है? मौसम से, जो मौसम से बना है, मौसम से बना है, जिसका अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है मौसम। अर्थ क्या होता है? मौसम। मानसून शब्द अरबी भाषा का शब्द है, अरब प्रायद्वीप। आपने देखा हो विश्व के मानचित्र में अरब प्रायद्वीप, ठीक है ना, वो ईरान, इराक, टर्की वाला क्षेत्र, वो पूरा प्रायद्वीप, और वहां के लोग, ठीक है ना, जो उनकी लैंग्वेज है जिसको अपन कहते हैं अरबी भाषा, उस अरबी भाषा का शब्द है मानसून। और इस मानसून शब्द जो अरबी भाषा का है, जिसका अर्थ वो क्या बताते हैं? मौसम। किससे बना है? मौसम से। इन्वर्टेज कोमा में लिख देता हूं मैं इसको, मौसम से बना है। और इस मौसम का जो अर्थ होता है वो अर्थ होता है क्या? मौसम। क्या होता है? मौसम। अर्थात मानसून का अर्थ, मानसून का अर्थ हवाओं का उलट जाना, हवाओं का उलट जाना या उत्क्रमण हो जाना, ठीक है, हवाओं का उलट जाना या उत्क्रमण हो जाना, किसका मतलब होता है? मानसून का।
तो मानसून का मतलब ये हो गया कि हवाएं क्या करती हैं, उलट जाती हैं या उत्क्रमण हो जाता है। और इसी शब्द पे ज़्यादा जोर देना आप, उत्क्रमण शब्द पे। आने वाले समय में, ठीक है ना, भविष्य के अंतर्गत यही शब्द ज़्यादा काम में लिया जाएगा। ये उलट जाना तो सब जानते हैं, ठीक है ना, कि हवाएं विपरीत हो गई, जो पहले चल रहे थे ना उसके अपोजिट चल रही हैं, जो मैंने अभी बताया था आपको, ठीक है। तो ये मानसून शब्द का क्या है, अर्थ है, ठीक है, जो किससे बना है। कई बार एक क्वेश्चन पूछे हैं एग्जाम में, बहुत पहले पूछा जाता था, आजकल तो छोड़ दिया, इसको पूछा जाना ही, ठीक है, कि अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का। इसका मतलब क्या होता है, मौसम, और इसका अर्थ क्या है, मौसम। मानसून का अर्थ क्या है, हवाओं का उलट जाना या उत्क्रमण हो जाना। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो बात आती है वो आती है भारत की जलवायु के संदर्भ में कथनों की बात आती है। महत्वपूर्ण कथन, महत्वपूर्ण कथन, महत्वपूर्ण कथन। भारत की जलवायु के संदर्भ में किस व्यक्ति ने क्या क्या बातें बोली हैं, क्या क्या कोटेशन है, ठीक है ना, वो कथन पूछे जाते हैं। और महत्वपूर्ण रूप से दो ही कथन हैं। महत्वपूर्ण रूप से कितने कथन हैं, दो कथन हैं। जो सबसे पहला कथन है वो है, एक विद्वान है जिसका नाम है मार्शडेन। मार्शडेन एक महत्वपूर्ण भूगोलवेता है, मार्शडेन। इस व्यक्ति ने भारत की जलवायु के संदर्भ में कहा था कि समस्त विश्व में जितने भी प्रकार की जलवायु पाई जाती है वो हमारे भारत में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, भारत में। याद रहने वाली बात है, विश्व में समस्त प्रकार की जलवायु जो पाई जाती है वो अपने भारत में पाई जाती है। ये कथन किसका था, मार्शडेन का। मैं लिख देता हूं, विश्व की समस्त प्रकार की जलवायु, समस्त प्रकार की जलवायु भारत में पाई जाती है। और ऐसा कोई कोटेशन आए तो उसको इन्वर्टेज कोमा में लिखा जाता है। विश्व की समस्त प्रकार की जलवायु भारत में पाई जाती है। ये बात किस व्यक्ति ने बोली, मार्शडेन ने बोली। लेकिन इसको समझना भी है, ठीक है ना, रटने वाली बातें नहीं है। ये मार्शडेन कहना क्या चाह रहा है, ये मार्शडेन ये कहना चाह रहा है कि विश्व की समस्त प्रकार की जलवायु, समस्त प्रकार की जलवायु का मतलब ये है कि चाहे वो उष्ण कटिबंधीय जलवायु हो, चाहे शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु हो, चाहे ध्रुवीय प्रकार की जलवायु हो, चाहे उच्च तापमान हो, चाहे निम्न तापमान हो, चाहे उच्च वर्षा हो, चाहे निम्न वर्षा हो, चाहे शुष्कता कम हो, चाहे शुष्कता अधिक हो, जितने भी प्रकार के जलवायु के प्रकार पूरे वर्ल्ड में पाए जाते हैं वो सारे प्रकार आपको एक जगह देखना हो तो भारत आ जाना। कहाँ जाना, भारत आ जाना। ये कहना चाह रहा है मार्शडेन, और बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब है, कई बार आपने पढ़ा है ना छोटी क्लासों में कि भारत विविधताओं का देश है, और भारत क्या है, विविधताओं का देश है। ये विविधता यही है कि पूरे विश्व की जितने भी प्रकार की जलवायु आपको पूरे वर्ल्ड में घूमोगे तब जाके सामने आएगी आपके। और यदि आपको एक जगह देखना है तो भारत चले आना। कहाँ चले आना, भारत चले आना। ये मार्शडेन का कथन है। फिर दूसरा कथन आता है ब्लेनफोर्ड का। ब्लेनफोर्ड, ठीक है, ब्लेनफोर्ड का कथन आता है। इस व्यक्ति ने यह कहा है कि विश्व की समस्त प्रकार की जो जलवायु है वो भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाती है। कहां पाई जाती है, भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाती है। बात वही है, ठीक है ना, बात यही बोली है कि विश्व की समस्त प्रकार की जलवायु, लेकिन इसने भारत की जगह भारतीय उपमहाद्वीप यूज किया है। क्या यूज किया है, भारतीय उपमहाद्वीप, ठीक है ना। लिख देता हूं मैं, विश्व की समस्त प्रकार की, समस्त प्रकार की जलवायु भारतीय उपमहाद्वीप पाई जाती है। और इसको भी इन्वर्टेज कोमा में बंद कर देंगे, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप क्या है, ठीक है ना, ये जरूरी है समझना। भारत तो पता है सबको, अपने देश की बात हो रही है। उपमहाद्वीप का मतलब है कि भारत के साथ कुछ आसपास के जो देश हैं उन देशों को भी मिलाया जाता है और फिर एक उपमहाद्वीप नाम दिया गया है। अब आप कहेंगे सर कौन कौन से, जैसे भारत के पास में है पाकिस्तान देश है, ठीक है ना, भारत के पास में है म्यांमार है इधर, ठीक है ना, भारत के पास में अफगानिस्तान वाला इलाका है।
जो हिमालय पर्वत श्रेणी है ना, उस हिमालय पर्वत श्रेणी के जो केद में जितना भी इलाका है, हिमालय पर्वत श्रेणी के केद में जितना भी इलाका है, वो सारे देश किस में आ जाएंगे, उपमहाद्वीप में आ जाएंगे। और उस पूरे उपमहाद्वीप के अंतर्गत जो जलवायु बता रहा है कौन, ब्लेनफोर्ड, ये कह रहा है कि विश्व के समस्त प्रकार की जलवायु इस उपमहाद्वीप में मिल जाएगी, जिसको भारतीय उपमहाद्वीप कह रहे हैं, जिसको भारतीय उपमहाद्वीप कहा गया है, उपमहाद्वीप की संज्ञा मिली है। ये कथन किसका है, ब्लेनफोर्ड का कथन है। ये दो ही कथन आपको ध्यान रखने हैं और ये महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछे हुए हैं। इसके बाद में बात आती है कि भारत की जलवायु या जलवायु का सर्वप्रथम जो अध्ययन किया था, जलवायु का सर्वप्रथम अध्ययन करने वाला भूगोलवेता, जलवायु का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया, पहली बार अध्ययन करने वाला भूगोलवेता कौन था, वो भूगोलवेता था अल मसूदी। कौन था, अल मसूदी। अरब भूगोलवेता है, ध्यान रखना। अल मसूदी ये भूगोलवेता है जिसने पहली बार, पूरे विश्व की बात बता रहा हूँ, भारत की बात नहीं बता रहा, जब से जलवायु का अध्ययन होना शुरू हुआ और उस सबसे पहली बार यदि अध्ययन किसी ने किया है तो वो अध्ययन किया है किस विद्वान ने, अल मसूदी ने किया है, जो अरब भूगोलवेता है। जो अभी बात चल रही थी ना, अरब का रहने वाला है, वही इराक, ईरान, टर्की वाला क्षेत्र, अरब प्रायद्वीप का इलाका, ठीक है ना, उस इलाके का भूगोलवेता है अल मसूदी, जिसने महत्वपूर्ण रूप से सबसे पहली बार जलवायु का अध्ययन किया था। ठीक है, और ये याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। कई बार यदि कोई एग्जामिनर ऐसा होता है जो बहुत पहले उसने स्टडी की है, तो वो अपडेट नहीं होता ना, तो फिर उसके पास पूछने के लिए जब कोई क्वेश्चन नहीं होता तो फिर वो यही क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, और एक इससे भी पहले की चीज़ मैं बता देता हूँ, अल मसूदी से पहले भी जो भारत के अंतर्गत जो हवाएं चलती थी, जो अभी आपने मानसूनी हवाओं का यूज किया है, मानसूनी हवाएं जो आपने देखी थी कि हवाएं बार बार क्या कर रही हैं, उलट रही हैं। ठीक है, उस शब्द के लिए जो भारत का जो प्राचीन साहित्य है, भारतीय प्राचीन साहित्य, भारतीय प्राचीन साहित्य, इस प्राचीन साहित्य में मानसूनी हवाओं, मानसूनी हवाओं के लिए मरुदगण, मरुदगण शब्द प्रयुक्त किया, प्रयुक्त किया। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हैं। प्राचीन भारतीय साहित्य, प्राचीन भारतीय साहित्य का मतलब है जैसे महाभारत लिखी हुई है, रामायण लिखी हुई है, ठीक है ना, और वेद लिखे हुए हैं, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। तो इन समस्त प्रकार का जो प्राचीन भारत का जो साहित्य है, इस साहित्य में जब हवाओं की बात की गई कि हवा ऐसे चल रही थी, हवा ऐसे चल रही थी, तो उन हवाओं के लिए ये शब्द मिलता है वहाँ पर प्राचीन साहित्य में, मरुदगण। क्या शब्द मिलता है, मरुदगण, नीचे से हलंत है, मरुदगण। ठीक है ना, ये शब्द को भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ये मरुदगण शब्द मिलता है। ठीक है, ये बातें हो गई बेसिक। इसके बाद में बात आती है भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, कारकों को पढ़ाने से पहले जितना पढ़ा दिया उसको लिखा दिया जाए। ठीक है, लिखो। टॉपिक का नाम डाल लिया, भारत की जलवायु। ठीक है, लिखना प्रारंभ करें। भारत की जलवायु, भारत की जलवायु, भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की, भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की, भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की या उष्ण उष्ण मानसूनी प्रकार की, या उष्ण मानसूनी प्रकार की, उष्ण मानसूनी प्रकार की
जलवायु है। उष्ण मानसूनी प्रकार की जलवायु है। उष्ण मानसूनी प्रकार की जलवायु है। लिख लिया। नेक्स्ट लिखें, प्राचीन भारतीय साहित्य में, नेक्स्ट लाइन में लिखें, प्राचीन भारतीय साहित्य में, प्राचीन भारतीय साहित्य में, प्राचीन भारतीय साहित्य में मानसूनी हवाओं के लिए, प्राचीन भारतीय साहित्य में मानसूनी हवाओं के लिए, मानसूनी हवाओं के लिए मरुदगण, मरुदगण, दोबारा लिख देता हूं, मरुदगण शब्द का प्रयोग किया गया है। 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 लिख लिया। नेक्स्ट लिखें, जलवायु का सर्वप्रथम, नेक्स्ट लाइन में, जलवायु का सर्वप्रथम अध्ययन करने वाला भूगोलवेता, जलवायु का सर्वप्रथम अध्ययन करने वाला भूगोलवेता, भूगोलवेता, जलवायु का सर्वप्रथम अध्ययन करने वाला भूगोलवेता अल मसूदी, अल मसूदी, अल मसूदी, ब्रैकेट में लिखो अरब भूगोलवेता, ब्रैकेट में लिखो अरब भूगोलवेता है, अरब भूगोलवेता है। लिख लिया। हाँ, नेक्स्ट लिखो, जलवायु के प्रमुख तत्व, जलवायु के प्रमुख तत्व, हेडिंग के रूप में लिखना, जलवायु के प्रमुख तत्व, डैश लगा के लिखें, डैश लगा के लिखें, तापमान, तापमान, कोमा, वर्षा, ब्रैकेट में आर्द्रता भी लिख लें, आर्द्रता, कोमा, वायु, वायु, ब्रैकेट में पवन भी लिख लें, कोमा, वायुदाब, वायुदाब। ठीक है। नेक्स्ट लिखें, हेडिंग डालें मौसम, इसके सामने शॉर्ट में लिख लें, अल्प समय अवधि के लिए प्रयुक्त किया जाता है, अल्प समय अवधि के लिए प्रयुक्त किया जाता है, अल्प समय अवधि के लिए प्रयुक्त किया जाता है, अल्प समय अवधि के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अर्थात इसी में लिखना, अर्थात, अर्थात मौसम में परिवर्तन, अर्थात मौसम में परिवर्तन मौसम में परिवर्तन कुछ घंटों, कुछ घंटों, कुछ दिनों, कोमा लगा के, कुछ दिनों, व कुछ माह, माह का मतलब मंथ, कुछ माह में होता है, कुछ माह में होता है। नेक्स्ट लिखें, हेडिंग के रूप में जलवायु, इसमें लिखें, इसका प्रयोग, इसका प्रयोग
इसका प्रयोग है एक लंबी समय अवधि, एक लंबी समय अवधि, एक लंबी समय अवधि, एक लंबी समय अवधि में, एक लंबे समय अवधि में घटित होने वाली, घटित होने वाली, घटित होने वाली वायुमंडल की औसत दशाओं, घटित होने वाली वायुमंडल की औसत दशाओं, औसत दशाओं के लिए किया जाता है, औसत दशाओं के लिए किया जाता है। ब्रैकेट में लिख लें 31 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के मध्य की अवधि, ब्रैकेट में लिख लें 31 वर्ष से लेकर 35 वर्ष 35 वर्ष के मध्य की अवधि। समझ में आ गया होगा। वायुमंडल की जो औसत दशाएं हैं, औसत दशाएं कौन सी? तापमान की, वायु की, ठीक है ना, आर्द्रता की और वर्षा की। वर्षा आर्द्रता एक ही बात है, ठीक है ना, वायुदाब की। इनकी औसत जो दशाएं हैं, यदि 31 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के बीच में औसत दशाओं का अपन योग निष्कर्ष रूप में प्राप्त कर लें तो वो तो जलवायु है। और यदि वही वायुमंडल के औसत दशाओं का प्रयोग अपन कुछ समय के लिए कर रहे हैं, जैसे कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए और कुछ महीनों के लिए, तो फिर वो क्या बन जाएगा? मौसम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मौसम बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक की बातें समझ में आ गई। नेक्स्ट हेडिंग डाल लें, भारत की जलवायु के संदर्भ में महत्वपूर्ण कथन। हेडिंग डाल लें, भारत की जलवायु के संदर्भ में महत्वपूर्ण कथन। 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 महत्वपूर्ण कथन इसमें लिखें नंबर 1 करके, नंबर 1 डाल लें, मार्शडेन के अनुसार, या शॉर्ट में लिखे तो मार्शडेन लिख लूं। मार्शडेन के अनुसार, मार्शडेन के अनुसार, मार्शडेन के अनुसार, डैश लगा के लिखें, डैश लगा के लिखें, विश्व की समस्त प्रकार की जलवायु, विश्व की समस्त प्रकार की जलवायु, विश्व की समस्त प्रकार की जलवायु भारत में पाई जाती है। इन्वर्टेज कोमा में लिखना इस कोटेशन को, विश्व की समस्त प्रकार की जलवायु भारत में पाई जाती है। भारत में पाई जाती है। इसका मतलब समझे क्या आप? इधर ध्यान देना, समस्त प्रकार की जलवायु का मतलब ये है, ये पूरा विश्व है, ठीक है, और ये 0 डिग्री अक्षांश है, और 0 डिग्री अक्षांश से लेकर ये जो 90 डिग्री अक्षांश है, यहाँ के पूरे, यहाँ की पूरी जलवायु, ठीक है ना, इस पूरी जलवायु का, चाहे कैसी भी जलवायु हो, ये समस्त प्रकार की जलवायु आपको कहाँ मिल जाएगी? भारत में। चाहे वो उष्ण कटिबंधीय जलवायु हो, चाहे वो शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु हो, चाहे वो शीत ध्रुवीय प्रकार की जलवायु हो, सारी जलवायु आपको कहाँ देखने को मिलेगी? भारत में। इसका मतलब है चाहे उच्च तापमान की बात हो तो भारत, ठीक है ना, भारत के पश्चिम वाले इलाके में आप जाएंगे तो आपको 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान मिल जाएगा। और यदि आपको सबसे कम तापमान ढूंढना है, ठीक है ना, तो भी आपको भारत में कहाँ मिल जाएगा? हिमालय वाले क्षेत्र में आपको सबसे कम तापमान देखने को मिल जाएगा। या आपको इससे भी ज़्यादा आर्द्रता देखनी है, पूरे विश्व की सबसे ज़्यादा आर्द्रता देखनी है, तो आप भारत में कहाँ पर चले जाना? चेरापूंजी और मौसिनराम वाले इलाकों में जाके देख लेना। 1100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी, यदि औसत वर्षा की बात करें उस इलाके की, 1100 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा आपको मिलेगी, जो वर्ष पूरे विश्व की सबसे ज़्यादा क्या है? वर्षा वाला इलाका है। और यदि आपको सबसे कम देखना हो तो आप थार के मरुस्थल में चले जाना, जैसलमेर में, जहाँ 5 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा वाले आपको स्थान मिल जाएंगे। और सम इलाका तो ऐसा है जो वहाँ पर वर्षा होती नहीं है, वो इलाका भी आपको मिल जाएगा, जो वर्ल्ड कप ऐसा इलाका है। तो कहने का तात्पर्य मार्शडेन ने ये कहा था कि चरम दशाएं जलवायु की यदि आपको देखनी है तो भारत में चले जाना। इसका कहने का तात्पर्य ये है। याद हो जाएगा अब तो आपको कोटेशन, ठीक है। इसके बाद में दूसरा कथन लिखें,
ब्लेनफोर्ड, ब्लेनफोर्ड लिख लोगे या बोर्ड पे लिखूं? ब्लेनफोर्ड, ब्लेनफोर्ड, इसमें लिखें विश्व की समस्त प्रकार की जलवायु, विश्व की समस्त प्रकार की जलवायु भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाती है। विश्व की समस्त प्रकार की जलवायु भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाती है। विश्व की समस्त प्रकार की जलवायु भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाती है। भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाती है। भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाती है। समझ गए? उपमहाद्वीप का मतलब है भारत के पड़ोसी देशों को भी शामिल किया है जो हिमालय पर्वत श्रेणी के अंतर्गत कैद हैं। यहाँ तक की सारी बातें समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं है? आगे चलें, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करें। ठीक है, शायद मानसून का अर्थ नहीं लिखा ना आपने? मानसून का अर्थ नहीं लिखा? लिख लिया? नहीं लिखा? हेडिंग डाल लें, वो भी लिख लें एक बार, फिर नेक्स्ट हेडिंग शुरू करें। हेडिंग डाल लें मानसून, मानसून, इसमें लिखें मानसून, मानसून अरबी भाषा के, मानसून अरबी भाषा के मौसम शब्द से लिया गया है। मानसून अरबी भाषा के मौसम शब्द से लिया गया है। मौसम को इन्वर्टेड कोमा में लिखना, मौसम शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ, जिसका अर्थ मौसम होता है, जिसका अर्थ मौसम होता है, जिसका अर्थ मौसम होता है। नेक्स्ट लाइन में लिखना अर्थार्थ शब्द डालना, अर्थार्थ, अर्थार्थ है मानसून का अर्थ है, अर्थार्थ मानसून का अर्थ है, मानसून का अर्थ है हवाओं का उलट जाना, हवाओं का उलट जाना या हवाओं का उत्क्रमण हो जाना होता है, हवाओं का उत्क्रमण हो जाना होता है, हवाओं का उत्क्रमण हो जाना होता है, उलट जाना या हवाओं का उत्क्रमण हो जाना होता है। ठीक है, ये तो बातें हो गई, बेसिक बातें। अब आप ये वाली हेडिंग डाल लें, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, ये हेडिंग डाल लें, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक बाद में लिख लेना, एक बार समझ लो। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों को दो भागों में बांटा जा रहा है। कितने भागों में बांट रहे हैं? दो भागों में। ये अध्ययन की दृष्टि से सुविधाजनक है और कई बार एग्जामिनर इसी तरीके से पूछ लेता है, ठीक है ना, कि ये जो कारक है जो जलवायु को प्रभावित कर रहा है, ठीक है ना, सारी बातें खुद ही दे देता है कि ये जलवायु को प्रभावित करता है, ठीक है ना, और आपको सिर्फ ये बताना है कि किस प्रकार का कारक है, ये कहाँ रखा जाए इस कारक को, ठीक है ना, कौन सी स्थिति का कारक है, ऐसे भी पूछ लेता है कई बार। तो अपन बात कर रहे हैं जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों की, ठीक है, जिसमें दो प्रकार से अपन इनका क्या करेंगे, विभाजन, कारकों को दो प्रकार से बांटकर अपन अध्ययन कर रहे हैं। पहला कारक है स्थिति या उच्चावच संबंधी कारक, स्थिति या उच्चावच संबंधी कारक, और दूसरा जो कारक है वो है वायु या पवन या पवने व वायुदाब संबंधी कारक। दो प्रकार के कारक हैं।
इसमें तो बात होगी स्थिति और उच्चावच की, और इसमें बात होगी वायु और वायु दाब की। वायु या पवने एक ही बात है, ठीक है ना, दोनों एक ही बात है, ऑब्लिक चिन्ह डाल के लिखा है, और वायु दाब अलग है। तो इससे रिलेटेड, वायु से और वायु दाब से रिलेटेड जो भी कारक हैं उनका वर्णन यहाँ करेंगे, और स्थिति या उच्चावच संबंधी जो कारक हैं उनका अध्ययन यहाँ करेंगे। स्थिति का मतलब होता है आप उसकी लोकेशन ज्यामितीय आधार पर क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं, जैसे अक्षांशीय आधार पर, ठीक है ना। किसी भाग के अक्षांशीय आधार पर यदि आप उसकी लोकेशन को आप क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो वो स्थिति है। वो क्या है, स्थिति है। उच्चावच का मतलब क्या होता है, धरातल का जो ऊंचा नीचा स्वरूप है, जिसमें पर्वत है, पठार है, मैदान है, ठीक है ना, समुद्र का इलाका है, ये उच्चावच के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड जो कारक हैं, यदि वो कारक किसको प्रभावित करें, जलवायु को, तो वो इस संबंध में उनका क्या किया जाएगा, वर्णन किया जाएगा। जैसे मैं आपको बात बताऊं, सबसे पहला कारक है स्थिति से संबंधित, जिनमें अक्षांश, अक्षांश, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अक्षांशीय स्थिति, अक्षांशीय स्थिति, अक्षांशीय स्थिति, ये पहला कारक है जो किससे संबंधित है, स्थिति से संबंधित है। किसी भी इलाके का अक्षांश वहां की जलवायु को प्रभावित करता है, वहां की जलवायु को क्या करता है, प्रभावित करता है। करता है कि नहीं करता, करता है। कैसे करता है, ये बात है समझने की, ठीक है। पहले तो ये पता चल गया आपको कि अक्षांश जलवायु को क्या करता है, प्रभावित, और मानना पड़ेगा क्योंकि मैंने बोर्ड पे लिख दिया तो करता ही है, ठीक है ना। कैसे करता है, ये भारत है, ठीक है, और इस भारत के बीचों बीच से ये रेखा गुजर रही है। इस रेखा का नाम है 23 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, नॉर्थ लेटीट्यूड कहते हैं, ठीक है ना। ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, जिसको आप कहते हैं करक रेखा। क्या कहते हैं, करक रेखा। और ये भारत के बीचों बीच से गुजर रही है, ये भारत के बीचों बीच से। और आपको ये पता है कि इस करक रेखा के से लेकर इस यहां पर है 0 डिग्री, यहां पर क्या है, 0 डिग्री। करक रेखा से 0 डिग्री का भाग है, अभी मैंने बताया था किस कटिबंध का भाग होता है, उष्ण कटिबंध का भाग होता है। किस कटिबंध का भाग होता है, इसका मतलब है कि भारत में यहां पर जो जलवायु है वो उष्ण कटिबंधीय प्रकार की क्या है, जलवायु है। और उसके बाद में भारत का जो लास्ट वाला जो भाग है, यहाँ पर हिमालय है, चाप की आकृति में क्या है, हिमालय। और हिमालय से लेकर, हिमालय के दक्षिण से लेकर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा या करक रेखा का जो बीच का भाग है, ये वाला भाग किस कटिबंध में आ जाता है, शीतोष्ण कटिबंध में। इसका मतलब है कि भारत में आधे इलाके में, दक्षिण के इलाके में जो जलवायु पाई जाती है वो उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, और यहाँ उत्तर भारत में जो जलवायु पाई जाती है वो जलवायु पाई जाती है शीतोष्ण। ये शीतोष्ण प्रकार की जलवायु पाई जाती है। आपसे कोई पूछ ले कि उत्तर भारत में किस प्रकार की जलवायु है, तो आप क्या कहेंगे, अक्षांशीय आधार पर उत्तरी भारत में जलवायु कैसी पाई जाती है, तो आपका आंसर रहेगा शीतोष्ण। और यदि आपको पूछ ले कि अक्षांश के आधार पर दक्षिण भारत की जलवायु कैसी है, तो आपका आंसर रहेगा उष्ण। लेकिन आपको कोई व्यक्ति ये पूछ ले क्या कि उत्तरी भारत की जलवायु कैसी है, उत्तरी भारत की जलवायु कैसी है, तो फिर आप क्या नहीं बता सकते, शीतोष्ण नहीं बता सकते। यदि आपको जब तक क्वेश्चन में अक्षांश की बात नहीं करे तब तक आप उत्तरी भारत की जलवायु शीतोष्ण नहीं बता सकते। जलवायु को प्रभावित करने वाला एक कारक ही नहीं है जो उत्तरी भारत में जलवायु का निर्धारण कर दे। जलवायु को निर्धारण करने वाले जो कारक हैं वो 7-8 कारक हैं, उन सब का प्रभाव पड़ता है जलवायु के ऊपर। तो आप एक कारक के आधार पर पूरी जलवायु को क्या नहीं कर सकते, डिफाइन नहीं कर सकते। इसलिए कहा गया है कि आपको क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ना है कि उसमें अक्षांश के आधार पर पूछ रहा है क्या। यदि आपसे ये कहा जाए कि उत्तरी भारत में अक्षांश के आधार पर कौन सी जलवायु पाई जाती है, तो फिर आपका आंसर रहेगा शीतोष्ण, तब आप अपनी जगह पर सही हैं। लेकिन अक्षांश यदि शब्द नहीं लिया गया, ठीक है ना, या ज्यामितीय शब्द भी काम में लिया जा सकता है, यदि ज्यामितीय और अक्षांश शब्द काम में नहीं लिया गया है क्वेश्चन में और फिर आपसे पूछ लिया, तो फिर उसकी जलवायु अलग हो जाएगी। जलवायु क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। और वो जलवायु कौन सी हो जाएगी, वो जलवायु हो जाएगी शीतोष्ण की जगह पर फिर आपको ये शब्द काम में लेना पड़ेगा, उपोष्ण। उपोष्ण जलवायु है भारत में। उत्तरी भारत में कौन सी जलवायु है, उपोष्ण जलवायु है, जिसका आगे जाकर मैं इसको समझाऊंगा उपोष्ण कैसे है। अभी आपको यह समझना है कि अक्षांशीय आधार पर या ज्यामितीय आधार पर भारत में 2 प्रकार की जलवायु के भाग हैं। दक्षिण भारत में उष्ण कटिबंध, या आप ऐसे कह दें कि भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है, जिसके दक्षिण में उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है और उसके उत्तर में शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। ठीक है, यह आपको अक्षांशीय आधार पर ध्यान रखना है। लिखा दे, लिखो ऐसा।
जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, ये हेडिंग डाल लिया आपने, और ये हेडिंग डाल के जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे लिखना प्रारंभ करें। लिखें, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों को, हेडिंग के सामने लिखें, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों को, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों को, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों को दो भागों में विभाजित किया गया है। दो भागों में विभाजित किया गया है। इसको बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है ना। इस कारक को ये हेडिंग में डाल लो, नंबर 1 डालो, बड़ी संख्या में नंबर 1 डालो। दो भागों में बांटा गया है ना कारकों को। पहला कारक है स्थिति या उच्चावच संबंधी कारक, ये हेडिंग में डाल लें, स्थिति या उच्चावच संबंधी कारक, स्थिति या उच्चावच संबंधी कारक। और इसमें पहला कारक डाल लें छोटी संख्या में, रोमन संख्या में, ठीक है ना। बड़ी संख्या का मतलब होता है ऐसे, ठीक है, ये बड़ी संख्या है, और छोटी संख्या का मतलब होता है ये रोमन संख्या, ऐसे। अब ये वाला नंबर डाल लें 1, और हेडिंग डाल दें उसमें अक्षांश या अक्षांशीय स्थिति, अक्षांश या अक्षांशीय स्थिति, अक्षांश या अक्षांशीय स्थिति। अक्षांश या अक्षांशीय स्थिति डाल लिया। इसमें लिखें भारत के बीचों बीच से, भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है, जिसके दक्षिण में, जिसके दक्षिण में, जिसके दक्षिण में उष्णकटिबंधीय जलवायु, जिसके दक्षिण में उष्णकटिबंधीय जलवायु, वह उत्तर में, उत्तर में शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु, उत्तर में शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु, उत्तर में शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, ठीक है। और वैसे भी आपको समझना है तो आप समझ सकते हैं, देखो भारत की जो स्टार्टिंग होती है वो 8 डिग्री 4 मिनट पे स्टार्टिंग हो जाती है, और भारत जो खत्म होता है ना वो होता है 37 डिग्री 6 मिनट पे खत्म हो रहा है भारत। आप भारत का अक्षांशीय विस्तार देखेंगे ना तो 8 से लेकर 37, 29.5 या 29 के डिग्री के समथिंग मान लो, 30 मान लो आप, ऑल ओवर यदि अपना औसत काम में ले तो 30 अक्षांशों में भारत है। तो 30 अक्षांशों में भारत का विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार। तो सीधी सी बात है कि जलवायु तो क्या पाई जाएगी, अलग अलग पाई जाएगी, जलवायु तो भिन्न प्रकार की होगी। और यही कारण है कि इस अक्षांशीय विस्तार के कारण ही भारत 2 जोनों में आता है, एक शीतोष्ण कटिबंधीय जोन और एक उष्ण कटिबंधीय जोन। और जोन कितने प्रकार के हैं, जलवायु के जोन कितने प्रकार के, 3 ही तो हैं, ठीक है ना। एक है 0 डिग्री से 23.5 डिग्री, एक 23.5 से 66.5 डिग्री, एक 66.5 से 90 डिग्री। तो भारत में 66.5 डिग्री तक की जो जलवायु है वो भारत में आपको मिलेगी, किस आधार पर, अक्षांशीय आधार पर। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। लेकिन एग्जाम में यदि अक्षांश और ज्यामिति का शब्द का प्रयोग है क्वेश्चन में तो आपको फिर शीतोष्ण ही लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, शीतोष्ण ही लिखना पड़ेगा कि शीतोष्ण जलवायु का भाग है, ठीक है ना। लेकिन वास्तव में पाई नहीं जाती, लेकिन वास्तव में पाई नहीं जाती। दूसरा तत्व लिखें, दूसरा कारक लिख लें, हेडिंग डाल लें हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत, ये उच्चावच में शामिल होता है, हिमालय पर्वत, ऐसे डाल लें हिमालय पर्वत, ठीक है। जब आप विश्व की जलवायु पढ़ेंगे ना तो वहां पर पर्वत ही लिखेंगे, हिमालय नहीं लिखेंगे। ये भारत की जलवायु के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, इसलिए भारत की जलवायु को कोई पर्वत प्रभावित कर रहा है तो वो हिमालय पर्वत कर रहा है। लेकिन यदि विश्व की जलवायु पढ़ रहे हैं ना तो फिर वहां आप क्या नहीं ले सकते, हिमालय का नाम नहीं ले सकते। फिर वहां पर समस्त प्रकार के पर्वतों को आप पर्वत ही बोलेंगे कि पर्वत भी जलवायु को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। और भारत की जलवायु को हिमालय पर्वत
बहुत महत्वपूर्ण तरीके से प्रभावित करता है। कैसे करता है? देखो, और ये चाप की आकृति में यहां पर है हिमालय पर्वत, यह है हिमालय, और इधर से हवा चलती है ग्रीष्म ऋतु में, जिसको आप क्या कह रहे थे? दक्षिण पश्चिम। आप क्या कह रहे थे? दक्षिण पश्चिम पवने, जिसको आप मानसूनी पवने भी कहते हैं। क्यों? समुद्र से स्थल की ओर चल रही हैं, इसका मतलब है आर्द्रता लेकर चल रही हैं, और इन्हीं आर्द्रता से भारत में क्या होती है? वर्षा होती है। और ये कब चलती हैं? 15 जून से लेकर 15 सितंबर तक। 15 जून से लेकर 15 सितंबर तक औसत रूप से ये यहां से अरब सागर से, ठीक है ना, आर्द्रता को लेकर जल के कण, जल का समावेश, ठीक है ना, आर्द्रता को लेकर हिमालय से टकराती हैं और क्या करती हैं? वर्षात। 3-4 महीने ये हवाएं ऐसे चलती हैं, और ये ग्रीष्म काल के दौरान चलती हैं। किस काल के दौरान चलती हैं? ग्रीष्म काल के दौरान। जैसे ही शीत ऋतु आती है तो शीत ऋतु में इधर से हवाएं चलती हैं ऐसे ऐसे। ये वाला इलाका हिमालय के बाद, हिमालय के बाद वाला इलाका है, जो आप उसको बोलते हैं साइबेरिया वाला इलाका, रूस का। इसके जस्ट बाद में है तिब्बत का पठार, हिमालय के बाद में है तिब्बत। तिब्बत के बाद में जो देश पड़ता है वो है चीन वाला इलाका। चीन के बाद में रशिया, रूस आ जाता है, और रूस के बाद में ध्रुवीय प्रकार की जलवायु आपको देखने को मिलती है। तो ध्रुव से हवाएं चलती हैं, ठंडी हवाएं, जिसको आप कहते हैं साइबेरिया की ठंडी हवाएं। और उत्तर शीतकाल के अंतर्गत, शीतकाल अभी चल रही है, ये प्रेजेंट में ये शीतकाल का समय ही है, ठीक है। जनवरी और दिसंबर का जो महीना है वो महत्वपूर्ण रूप से शीत ऋतु में होता है, और इस समय हवाएं ऐसी चल रही हैं। इसका मतलब कहां से चल रही हैं? उत्तर और पूर्व से, उत्तर पूर्व से हवाएं चल रही हैं। और किधर चल रही हैं? दक्षिण पश्चिम की ओर। और ग्रीष्म काल में हवाएं कैसे चलेगी? ऐसे। इसका मतलब यह है कि ये जो हिमालय है, जिसकी अधिकतम ऊंचाई बताई गई है 8,848 मीटर की ऊंचाई बताई गई है, अधिकतम ऊंचाई की बात कर रहा हूं, माउंट एवरेस्ट की। जबकि इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो 6,000 मीटर की ऊंचाई है। औसत ऊंचाई कितनी है? 6,000 मीटर। अब ये जो इधर से शीतकाल से हवाएं चल रही हैं, ठंडी हवाएं किधर से आ रही हैं? साइबेरिया से। उनको रोक लेता है, उनको क्या कर लेता है? रोक लेता है। ठंडी हवाओं को भारत में प्रवेश करने से रोक लेता है, मार्ग में अवरोध बन के खड़ा है। लेकिन यदि इधर से हवाएं चल रही हैं जो अरब सागर से, ठीक है ना, जो अरब सागर से आर्द्रता को लेकर चल रही हैं, इनको भी ये क्या कर लेता है? रोक लेता है। और रोक कर क्या करवा देता है? वर्षा। यहां पर वर्षा करवा देता है, और यहां पर ठंडी हवाओं को क्या कर लेता है? रोक लेता है। ये ठंडी हवाओं को रोकने का काम करता है, ठीक है। तो ठंडी हवाएं भारत में नहीं आती है तो टेम्परेचर अधिक बना रहता है, टेम्परेचर अधिक बना रहता है, ठीक है ना। और यहां पर वर्षा हो जाती है, ठीक है ना, वर्षा हो जाती है तो टेम्परेचर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? तापमान को कम करना और ज्यादा करना किसके हाथ में है? हिमालय के हाथ में है। और तापमान किसको निर्धारण करता है? अभी निर्धारण करने वाले 4 तत्व लिखाए थे, उसमें तापमान पहले ही लिखाया था। इसका मतलब क्या हुआ कि हिमालय तापमान को प्रभावित कर रहा है। और तापमान किसको प्रभावित करता है? जलवायु को। किसको प्रभावित करता है? जलवायु को। इसका मतलब यह हो गया, डायरेक्ट ये बात आ गई कि हिमालय पर्वत जलवायु को क्या कर रहा है? प्रभावित। क्यों? क्योंकि ये ठंडी हवाओं को भारत में आने नहीं दे रहा, और यहां से जो हवाएं जा रही हैं उनको आर्द्रता लेकर कहां नहीं जाने दे रहा? साइबेरिया में नहीं जाने दे रहा। और हवा से क्या करवा रहा है? आर्द्रता से क्या करवा रहा है? वर्षा करवा रहा है। इसका मतलब यह है कि यहां जो आपने अभी पढ़ा था अक्षांश के आधार पर, यहां पर जलवायु कौन सी थी? उष्ण। और यहां उत्तरी भारत में जलवायु कौन सी पड़ी थी अक्षांश के आधार पर? शीतोष्ण। कौन सी? शीतोष्ण। लेकिन इस हिमालय ने शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु को नकार दिया। क्या कर दिया? नकार दिया। क्यों नकार दिया? क्योंकि ठंडी हवाएं भारत में आ नहीं रही हैं। इसलिए ठंडी हवाएं जब भारत में प्रवेश नहीं कर रही तो यहां का टेम्परेचर थोड़ा सा क्या हो गया? अधिक हो गया। यहां पर यदि 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है, यहां पर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है औसत, तो आपको यहां पर भी 25 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 25। ज्यादा अंतर तो नहीं है ना। तो फिर 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान को आप शीतोष्ण नहीं कह सकते। क्या नहीं कह सकते? शीतोष्ण नहीं कह सकते। तो फिर आप उसको क्या कहेंगे? उष्ण। उष्ण भी नहीं कह सकते। फिर आप उसको क्या कहेंगे? इस प्रकार की मिलती जुलती जलवायु होगी, इस प्रकार की मिलती जुलती जलवायु होगी, जिसको आप कहते हैं उप। उसके लिए शब्द काम में लिया जाता है उप, इसलिए आप कहेंगे उपोष्ण। तो उपोष्ण जलवायु हो जाएगी। कौन सी जलवायु हो जाएगी? उपोष्ण। अब समझ में आ गई ना सारी बातें। अक्षांशीय आधार पर जलवायु भारत में है शीतोष्ण। कहां पर? उत्तरी भारत में। कहां पर है? उत्तरी भारत में। लेकिन हिमालय पर्वत के कारण यह जलवायु शीतोष्ण न होकर क्या हो जाती है? उष्ण, उपोष्ण। उष्ण कटिबंधीय जलवायु से मिलती जुलती जलवायु, जिसको बोलते हैं उपोष्ण। आपको कोई पूछ ले उपोष्ण क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे? उष्ण कटिबंधीय जलवायु से मिलती जुलती जलवायु।
इसका मतलब यह है कि उसके समकक्ष ही हैं, ज्यादा अंतर नहीं है। भाई इसका तापमान यदि उष्णकटिबंध का आप 30 मानते हो ना, तो आप इसको 25 बता दोगे, मिलती जुलती जलवायु है। समझ में आ गया? लिखें, ये वाला डायग्राम बना लेना आप, बनाना चाहो तो, ठीक है ना। छोटा सा डायग्राम बना लेना, छोटा छोटा डायग्राम हर टॉपिक में बनेगा और बना ही लेना उनको, ठीक है ना। ऐसे हवा चला लेना, हिमालय पर्वत है, उत्तर पूर्व से ठंडी हवाएं जिनको रोकने का काम कर रहा है ये, ठीक है। इधर से हवा चल रही है दक्षिण पश्चिम, जिसको मानसूनी हवाएं भी कहते हैं, अरब सागर के हवाएं भी कहते हैं, ठीक है ना, दक्षिण पश्चिम मानसून भी कहते हैं। और यहाँ से क्या होती है, वर्षा। और जलवायु के शीतोष्ण होनी चाहिए, यहाँ पर है ज्यामितीय आधार पर है, लेकिन जलवायु शीतोष्ण प्रकार की न होकर उपोष्ण है। दिख रहा है ना? ठीक है, शॉर्ट में बना लो। लिखा दें, थ्योरी लिखा दें, लिखना प्रारंभ करो। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत स्थित हैं, 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 जो जो उत्तर पूर्व से आने वाली, उत्तर पूर्व से आने वाली, उत्तर पूर्व से आने वाली साइबेरिया की, साइबेरिया, उत्तर पूर्व से आने वाली साइबेरिया की ठंडी हवाओं को रोकता है, साइबेरिया की ठंडी हवाओं को रोकता है, साइबेरिया की ठंडी हवाओं को रोकता है, तथा दक्षिण पश्चिम से चलने वाली हवाओं को, तथा दक्षिण पश्चिम से चलने वाली हवाओं को, दक्षिण पश्चिम से चलने वाली हवाओं को, दक्षिण पश्चिम से चलने वाली हवाओं को रोककर, दक्षिण पश्चिम से चलने वाली हवाओं को रोककर वर्षा करवाता है, वर्षा करवाता है। अतः 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 उत्तरी भारत में, उत्तरी भारत में, अतः उत्तरी भारत में, अतः उत्तरी भारत में अक्षांशीय आधार पर, अक्षांशीय आधार पर, अतः उत्तरी भारत में अक्षांशीय आधार पर, अक्षांशीय आधार पर, अक्षांशीय आधार पर शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु का भाग होने के कारण भी, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु का भाग होने के कारण भी, कारण भी शीतोष्ण प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती है, शीतोष्ण प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती है, शीतोष्ण प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती है। अर्थात 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 उपोष्ण कटिबंधीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है, अर्थात उपोष्ण कटिबंधीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है, अर्थात उपोष्ण कटिबंधीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है, उपोष्ण कटिबंधीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है, उपोष्ण कटिबंधीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ाएं। तीसरा कारक, दो कारक हो गए, तीसरा कारक लिखें। समुद्र से दूरी,
समुद्र से दूरी, समुद्र से दूरी या समुद्र तट से दूरी एक ही बात है, ठीक है ना, दोनों का मतलब एक ही है। समुद्र से दूरी, लिख लिया, समुद्र से दूरी। एक बार समझ लें बोर्ड पे, समुद्र से दूरी जलवायु को कैसे प्रभावित करता है। ये भारत है, ठीक है, और भारत के अंतर्गत ये वाला जो भाग है, कौन सा भाग है, दक्षिण पश्चिम या पश्चिम बोल दो आप इसको, ये वाला भाग है पूर्व और ये वाला भाग है दक्षिण। भारत तीनों ओर से जल से घिरा हुआ है, भारत तीनों ओर से। इस कॉन्सेप्ट को ढंग से समझना, सबसे ज्यादा कोई क्वेश्चन आए हैं तो इस कारक से आए हैं, समुद्र से दूरी वाले कारक से आए हैं, ठीक है ना। बहुत बड़ा कारक है, सारी बातें लिखाने की नहीं होती हैं, समझाने की होती हैं, ठीक है ना, और आपको समझना ही है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। भारत तीनों ओर से क्या है, जल से घिरा हुआ है, और जब तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ कोई स्थलखंड का भाग होता है तो उसको प्रायद्वीप कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, प्रायद्वीप। और कोई स्थलखंड यदि चारों ओर से पानी से घिरा है तो आप उसको द्वीप कहते हैं, क्या कहते हैं, द्वीप। और यदि कोई खंड केवल दो ही ओर से पानी से घिरा हुआ है तो फिर उसे क्या कहेंगे, वर्ष। वो वर्ष नहीं 365 दिन वाला वर्ष, ठीक है ना, भूगोल में एक वर्ष शब्द काम में लिया गया है, ठीक है ना। और जो कहाँ मिलता है, प्राचीन भारत के भौगोलिक साहित्य में मिलता है वो शब्द। और दो ओर से यदि कोई स्थलखंड जल से घिरा हुआ है तो उसके लिए वर्ष काम में लिया गया है। और आपको पता हो तो भारत वर्ष शब्दावली का प्रयोग किया गया था ना, वो भारत वर्ष है। इसका मतलब भारत 365 दिन का होता है, ये थोड़ी हुआ इसका मतलब भारत एक स्थलखंड है। उस स्थलखंड के लिए प्राचीन भारत के साहित्य में ये शब्द लिखा है, भारतवर्ष के नाम से भारत को जाना जाता है, भौगोलिक उपनामों में पढ़ाते हैं उसको, ठीक है ना। तो वो वाला वर्ष है। तो दो ओर से पानी हो किसी स्थलखंड के तो उसको क्या कहेंगे, वर्ष। तीन ओर से पानी हो तो उसे प्रायद्वीप, और चारों ओर से पानी से घिरा हुआ हो तो फिर उसे द्वीप कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, द्वीप कहेंगे। और भारत तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है दक्षिण में, इसका मतलब है भारत एक प्रायद्वीप है, भारत एक क्या है, प्रायद्वीप। और भारत के बीचों बीच से ये कर्क रेखा गुजर रही है, ये कर्क रेखा है। और इस कर्क रेखा के नीचे का पूरा भाग तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है। यहां पर अपन बात करें तो गुजरात का इलाका है जिसको पोरबंदर कह रहे हैं आप, पोरबंदर, ठीक है ना, यहां से मान लो, ठीक है ना, औसत रूप से बता रहा हूं। और ये पश्चिम बंगाल का इलाका है जिसमें आप कोलकाता को थोड़ी सी देर के लिए कोलकाता मान लें, यहाँ पर कोलकाता है। यहां से लेकर ये पूरा का पूरा भाग प्रायद्वीप का भाग, ठीक है ना, तीनों ओर से जल से घिरा हुआ है। और जल का एक स्वभाव होता है, ठीक है ना, और वो बहुत अच्छा स्वभाव होता है, और ऐसा स्वभाव इंसान का होना चाहिए, मैं ये मानता हूं। जैसे जल का है क्या, देर से गर्म होना और देर से ही ठंडा होना, देर से गर्म होना और देर से ही ठंडा होना। ऐसे नहीं है कोई आपको बात, छोटी सी बात बोल दी जाए आप तुरंत उसके ऊपर गुस्सा प्रकट करें, ऐसे नहीं होना चाहिए स्वभाव। बहुत लेट जाकर, जब आपको बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जाता है, आपका बहुत लंबे समय से शोषण हो रहा है, तब जाके आपको फिर अपनी क्या करना है, वो दिखानी है, ठीक है ना। उससे पहले आपको कुछ भी नहीं करना। ये स्वभाव होता है जल का, देर से गर्म होना और देर से ही ठंडा होना। और ये पूरा का पूरा इलाका समुद्र के इसी प्रभाव में रहता है, भारत का प्रायद्वीपीय पठार और प्रायद्वीपीय भाग। इसका मतलब है कि यहाँ पर समुद्र का प्रभाव है इस इलाके में, ठीक है। जबकि इस इलाके में सूर्य की किरणें क्या पड़ रही हैं, सीधी। आपने देखा है ना, यहाँ पर जीरो डिग्री, ठीक है ना, यहाँ पर 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ये 0 डिग्री रेखा है। और ये वाला भाग है, ये 8 डिग्री 4 मिनट वाला भाग है, और नीचे 0 डिग्री वाला भाग है। और आपको तो ये तो पता है कि यहाँ पर सूर्य की किरणें क्या पड़ रही हैं, सीधी, ये सूर्य है, ठीक है। और सूर्य की किरणें कहां पर सीधी चमकती हैं, 0 डिग्री पे। और कहां तक सीधी चमकती है, 23.5 तक। तो ये 23.5 डिग्री है, 23.5 डिग्री का भाग तो सूर्य की किरणों के सीधे प्रभाव में रहता है। तो यहां पर तो क्या होनी चाहिए, अत्यधिक गर्मी होनी चाहिए, अत्यधिक गर्मी होनी चाहिए ना। और अत्यधिक गर्मी का मतलब है टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 50 डिग्री सेंटीग्रेड। जबकि वास्तव में 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान यहां होता है, जबकि यहां तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ भी नहीं रही, यहां तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ भी नहीं रही। तो फिर ये क्या कारण है, तो फिर ये कारण है समुद्र का। सूर्य की किरणें सीधी पड़ने के बावजूद भी दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार 30 डिग्री से लेकर 38 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की उच्च दशाएं रखता है, इससे ज्यादा नहीं रखता। 38 डिग्री सेंटीग्रेड से तापमान ज्यादा नहीं होता औसत रूप में। और जबकि यहां पर तिरछी पड़ रही है, देखो सूर्य की किरणें यहां पर कैसी जाएगी, तिरछी, और यहां तक आपको देखो सीधी मिल रही है, यहां पर आपको सीधी मिल रही है। लेकिन फिर भी यहां पर 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और यहां पर 30, मानो आप तो औसत तो 30 ही बता रखा है, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार है 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान।
इसको प्रभावित करने वाला कारक है समुद्र। क्यों? पूरा का पूरा भाग किस ओर से घिरा हुआ है? जल से। और जल के अंतर्गत सूर्य की जो किरणें प्रवेश करती है ना, वो प्रवेश करती हैं 220 मीटर की गहराई तक के वाले भाग में, सॉरी 17 मीटर की 20 मीटर की गहराई वाले भाग में फिट है, ठीक है ना। वो 6 से गुणा करते हैं ना, 120 फीट हो जाएगी। तो 20 मीटर की गहराई या 17 मीटर की गहराई तक के भाग के अंदर प्रवेश कर जाती हैं। और वैसे भूगोल के अंतर्गत 220 मीटर का जो भाग है ना, वहां तक बताया गया कि सूर्य किरणें वहां तक पहुंचती हैं। जब अपन प्रवाल भित्ति पढ़ते हैं और जब अपन मत्स्य का संसाधन पढ़ते हैं ना, तो वहां पर आपको एक जगह मिलेगा, ठीक है ना, कि 220 मीटर की गहराई तक वाले भाग में प्रवाल भित्तियां, ठीक है ना, आपको वहां तक पाई जाएगी। इसका मतलब है जीव वहां तक पाए जाते हैं। इसका मतलब है कि सूर्य का तापमान वहां तक पहुंच रहा है। तो 220 मीटर का जो भाग है, जो ओशनोग्राफी में समुद्र भूगोल में आप पढ़ते हैं, वहां तक बताया गया है कि सूर्य की किरणें वहां तक प्रवेश कर जाती हैं। लेकिन औसत रूप में आप मोटे मोटे तौर से माने तो 17 मीटर की गहराई तक प्रवेश कर जाती है। किसमें? जल में। और 17 मीटर का मतलब कितना होता है? लगभग 55, 56 या 60 फीट, 60 फीट की गहराई तक क्या कर जाती है? प्रवेश। तो 60 फीट की गहराई में प्रवेश कर रही है, तो जल की परत क्या हो गई? बहुत मोटी हो गई ना। और बहुत मोटी परत को गर्म होने में समय लगेगा कि नहीं लगेगा? समय लगेगा। इसीलिए जल का स्वभाव बन जाता है कि लेट से ही तो गर्म होना और देर से ही क्या होना? ठंडा होना। ठंडे होने में भी कम समय लगेगा और गर्म होने में भी क्या लगेगा? कम समय लगेगा। समझ में आ रहा है? और स्थल खंड में जो सूर्य की किरणें प्रवेश करती है ना, वो 1 मीटर की गहराई तक की करती हैं। कितने मीटर की गहराई? इसका मतलब है 3.25 फीट। कितने फीट तक? 3.25। तो 3.25 फीट तक ही प्रवेश करेगी, तो परत इतनी सी हो गई। तो इतनी सी परत को तो गर्म होने में क्या लगेगा? कम समय। इसका मतलब है स्थल का स्वभाव ये होता है कि जल्दी से तो गर्म हो जाता है और जल्दी से क्या हो जाता है? ठंडा। यही कारण है कि ये स्थल का भाग है और रेतीली बालू मिट्टी है। जो 1 घंटे में सूर्य की किरणें इसके पास पहुंची, टेम्परेचर जनरेट होता है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाता है, ठीक है ना। क्यों? जल्दी से क्या हो गई? गर्म। और 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दिन में है ना, तो उसी रात को आप जाके तापमान देखोगे तो 10 पे आ जाएगा। कितने पे आ जाएगा? क्यों? क्योंकि मिट्टी का स्वभाव या स्थल का स्वभाव क्या होता है? जल्दी से ठंडा होना। जैसे ही सूर्य की किरणें गायब हुई, ठंडा हो गया। इसके कारण यहाँ पर समुद्री प्रभाव के कारण ऐसा हुआ है। और ये वाला भाग है ना, ये वाला भाग, सूर्य की किरणें भले ही सीधी पड़ रही हो, लेकिन समुद्र पास में है। समुद्र क्या है? पास में। इसलिए यहाँ पर सम जलवायु पाई जाती है। कौन सी जलवायु पाई जाती है? सम। आपसे कोई पूछ ले, ठीक है ना, कि समुद्री प्रभाव के कारण दक्षिण भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो आप क्या कहेंगे? सम जलवायु पाई जाती है। और कर्क रेखा के ऊपर वाला जो भाग है, जिसको आप उत्तरी भारत कह रहे हैं, उत्तरी भारत में जलवायु कैसी पाई जाएगी? कैसी पाई जाएगी? विषम। विषम जलवायु पाई जाएगी। विषम जलवायु किसे कहते हैं? विषम जलवायु का मतलब यह होता है जो मानव के सहन सीमा से बाहर है, जिससे मानव क्या हो रहा है? प्रभावित हो रहा है, ठीक है ना। इतना परिवर्तन अचानक से जलवायु में आ जाए, ठीक है ना, या तापमान में या वर्षा में या वहां के जितने भी तत्व हैं उनमें अचानक से इतना बदलाव आ जाए कि वो मानसून, वो इंसान को क्या करने लग जाए? परेशान करने लग जाए, या मानसून या इंसान किसी भी प्रकार से उस मानसून से प्रभावित हो जाए, तो फिर वहां पर मानव के सहन सीमा से क्या हो जाती है? बाहर हो जाती है वो बात। तो फिर उसको अपन विषम जलवायु कहते हैं कि सहन नहीं हो रही। और यहाँ पर सम जलवायु, ठीक है ना। एक आपको बहुत अच्छा उदाहरण बता देता हूं। यहाँ पर आपने पढ़ा हो तो एक केरल है। यहाँ पर क्या है? केरल। और केरल की यहाँ पर एक केरल का बहुत महत्वपूर्ण शहर है जिसका नाम है थिरुवनंतपुरम। क्या नाम है? थिरुवनंतपुरम। इससे आपको याद रह जाएगा थिरुवनंतपुरम। शीतकाल में, अभी शीतकाल का समय चल रहा है, आज जनवरी का महीना है ना, इस समय आप थिरुवनंतपुरम में जाओगे ना, तो आपको यहाँ पर तापमान मिलेगा 29.5 डिग्री, 29.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। 29.5 डिग्री सेंटीग्रेड आपको तापमान मिलेगा। और जब आप जून के महीने में जाएंगे ना, जून के महीने में जो फुल तरीके से ग्रीष्म ऋतु का महीना होता है, आप उस समय भी जाएंगे तो आपको यहाँ पर तापमान मिलेगा 31 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना तापमान मिलेगा? 31 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना अंतर आया? 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर आया है। कब? शीत ऋतु में और ग्रीष्म ऋतु में। जबकि अपने यहां पर ग्रीष्म ऋतु का तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड, और आज का तापमान देखें ना, इस दिन का तापमान देखें तो आपको यहां का तापमान मिलेगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। इतना परिवर्तन क्यों है? इसका मतलब है कि दक्षिण भारत में स्पष्ट ऋतुएं नहीं पाई जाती। दक्षिण भारत में क्या नहीं पाई जाती? ऋतु कब पाई जाती है? जब मौसम में बदलाव हो। लेकिन दक्षिण भारत का मौसम बदलता ही नहीं है, ठीक है ना। क्यों नहीं बदलता? ग्रीष्म ऋतु के दौरान भी 29.5 डिग्री सॉरी 31 डिग्री,
और शीत ऋतु के दौरान भी कितना है तापमान 29.5। इसका मतलब है दक्षिण भारत में ऋतुएं नहीं पाई जाती हैं, स्पष्ट ऋतुएं नहीं पाई जाती है और समकारी जलवायु पाई जाती है। कौन सी जलवायु? समकारी। और यदि ऋतुएं पाई जाती हैं तो उत्तरी भारत में पाई जाती हैं। और शायद आज से पहले आपको पता नहीं था कि दक्षिण भारत में ऋतु पाई जाती है कि नहीं पाई जाती है। ऋतुएं नहीं पाई जाती हैं। मूंगफली कब बोई जाती है? कब बोई जाती है? समय क्या होता है मूंगफली का? रबी की फसल है या खरीफ की फसल है? रबी का मतलब शीत ऋतु के दौरान बोई जाने वाली फसलें। और मूंगफली कब बोई जाती है? खरीफ में, वर्षा ऋतु में। खरीफ में बोई जाती है ना, बाजरे के साथ ही तो बोई जाती है। जब अपन बाजरा बोते हैं तभी मूंगफली की बुआई हो जाती है, ठीक है ना। अब यहां पर अपन जयपुर में रह रहे हैं, यहाँ जयपुर में, और जयपुर में अपने मूंगफली बोई जा रही है कब? जुलाई में। ये मान के चले वर्षा जुलाई में हो रही है, और जुलाई में बाजरा बोया जाता है जून जुलाई में, और जून जुलाई में क्या बोई जाती है? मूंगफली बोई जाती है। लेकिन दक्षिण भारत में आप जाओगे ना तो यहाँ पर आपको रबी की जो ऋतु है जिसमें नवंबर में गेहूं बोया जाता है, रबी के अंतर्गत जब गेहूं बोते हैं ना यहाँ दक्षिण भारत में, उसी समय मूंगफली की बुआई हो जाती है, ठीक है ना। शायद आपके यकीन नहीं हो रहा होगा इस बात का, लेकिन ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। क्यों? क्योंकि वैसी जलवायु यहाँ पर हमेशा ही रहती है। तो यहाँ जलवायु दोनों ऋतुओं में, दोनों ऋतुओं की जो ऋतु है उसकी जो जलवायु है वो सेम सी है। तो 12 महीने तक मूंगफली की बुआई हो सकती है यहाँ, और होती है, वास्तव में है, ऐसा होता है। लेकिन उत्तरी भारत में जलवायु जब खरीफ की ऋतु होती है ना उसी समय मूंगफली की बुआई होती है। और ये किसका प्रभाव है? समुद्र का। किसका प्रभाव है? समुद्र का। क्योंकि जल से ठंडी हवाएं चलती हैं, और ठंडी हवाएं यहाँ के टेम्परेचर को क्या कर देती हैं? कम कर देती हैं। अरे ठंडी हवा चलेगी तो टेम्परेचर कम ही होता है। एसी क्यों लगाते हैं? कि उस रूम का जो टेम्परेचर है उसको क्या कर दें? कम कर दें। और यहाँ पर एसी लगी हुई है ऑलरेडी पूरे तटों के ऊपर। क्यों? समुद्र से हवाएं चल रही हैं। समझ में आया कि नहीं आया? सबसे महत्वपूर्ण कारक है। अक्षांशीय दृष्टि से जलवायु उत्तरी भारत की जलवायु शीतोष्ण, दक्षिण भारत की उष्ण। दूसरा कारक आया पर्वत। पर्वत ने कहा कि उत्तर भारत की जलवायु कैसी है? उपोष्ण, उपोष्ण है, उष्ण कटिबंध से मिलती जुलती जलवायु। तीसरा कारक आया पर्वत, हिमालय पर, सॉरी, समुद्र से दूरी। तीसरा कारक आया समुद्र से दूरी। समुद्र से दूरी ने क्या कह दिया कि दक्षिण भारत की जलवायु सम जलवायु है, और उत्तर भारत की जलवायु कैसी है? विषम। विषम का मतलब होता है जिसमें आमूलचूल बदलाव आ जाए, ठीक है ना, जिसमें चरम अवस्थाएं में पहुंच जाए जलवायु, उच्च तापमान हो जाए, उच्च वर्षा हो जाए कई बार अचानक से, उसको कहते हैं विषम जलवायु। तो जैसे जैसे आप समुद्र से, यहां तक समुद्र हो गया ना, तो जैसे जैसे आप समुद्र से दूर जाएंगे ऐसे, तो आपको जलवायु मिलेगी कौन सी? विषम। और जैसे जैसे आप समुद्र इससे स्थलखंड से समुद्र के पास में आएंगे तो आपको जलवायु कैसी मिलेगी? सम। कैसी मिलेगी? सम। एक चीज और ध्यान रखना, ये सारा का सारा तटीय इलाका है भारत का, जो 7516.6 किलोमीटर का एरिया रखता है। इसके अंतर्गत यहाँ पोरबंदर है, यहाँ पर मुंबई है, ठीक है ना, मारमा गोवा है, गोवा वाला राज्य है, गोवा है, ठीक है ना। फिर इसके बाद में कोची है, तिरुवनंतपुरम है, फिर ये तमिलनाडु के अंतर्गत तूतीकोरिन है, चेन्नई वाला इलाका है, फिर आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम है, ठीक है ना, फिर ये पारादीप उड़ीसा का वाला भाग है, कोलकाता वाला भाग है, ठीक है ना, ये उत्तरी सरकार का तट है, ये कोरोमंडल तट है, ठीक है ना, ये वाला तट है, ये वाला तट है। ये सारे जितने भी नाम बोले हैं ये सारे समकारी जलवायु से प्रभावित हैं। किस जलवायु से प्रभावित हैं? समकारी। और यहाँ पर, यहाँ के नाम बोल रहा हूँ, अंबाला, जयपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना, कोल्हापुर, सोलापुर, ठीक है ना, ये सारे के सारे जो नाम बोले हैं ना, ये सारे के सारे कर्क रेखा से बाहर हैं। इसका मतलब है समुद्र से बहुत दूर हैं। तो ये जो नाम बोले हैं वहाँ पर तो कौन सी जलवायु है? विषम। और ये जो नाम बोले हैं ये कौन सी जलवायु है? सम। सारी बातें समझ में आ गई। एक छोटी सी बात और समझ लेना, ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, इसका मतलब है कि आप तट से जैसे जैसे अंदर की ओर जाएंगे तो थोड़ा सा जलवायु में क्या आ जाएगा? बदलाव आ जाएगा, थोड़ा सा बदलाव आ जाएगा। लेकिन फिर भी औसत रूप से ये वाली जलवायु है ना, ये वाली जलवायु, ये सारी जलवायु कैसी रहेगी? सम जलवायु रहेगी। दक्षिण भारत की जलवायु किस आधार पर है? समुद्र से दूरी के आधार पर सम जलवायु। और उत्तर भारत की जलवायु विषम। सारी बातें समझ में आ गई। अब आपसे कोई पूछ ले दक्षिण भारत में ऋतुएं पाई जाती हैं क्या, तो आप क्या कहोगे? नहीं। और वास्तव में नहीं पाई जाती, वास्तव में नहीं पाई जाती, स्पष्ट ऋतुएं नहीं पाई जाती। थोड़ा सा एहसास होता है, जो 2 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान तो भारत के लोग मानते ही नहीं है। इतना सा बदलाव तो भारत के लोग चलते ही कर लेते हैं, ठीक है ना। एक जैकेट पहनी, 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ा, बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो इतना सा बदलाव ही होता है। अब लिख लें इसको, पहले डायग्राम बना लो आप, मैं दोबारा बना देता हूं डायग्राम को, ठीक है। एक बार डायग्राम बना लो आप।
ये वाला डायग्राम बना लो, ये वाला डायग्राम बना लो। लिखा दें, लिखो, इसमें लिखो दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय भाग है, लिखो दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय भाग, दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय भाग है, तीन ओर से जल से घिरा हुआ है, तीन ओर से जल से घिरा हुआ है, तीन ओर से जल से घिरा हुआ है। अतः 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 दक्षिण भारत की जलवायु, दक्षिण भारत की जलवायु सम जलवायु है, सम जलवायु है, तथा तथा उत्तरी भारत की जलवायु, उत्तरी भारत की जलवायु, उत्तरी भारत की जलवायु समुद्र से अधिक दूरी होने के कारण, समुद्र से अधिक दूरी होने के कारण, समुद्र से अधिक दूरी होने के कारण विषम जलवायु को रखती है, विषम जलवायु को रखती है। विषम जलवायु को रखती है। जैसे उदाहरण लिखो, जैसे, जैसे शब्द डाल लो या एग्जाम्पल लिख लो। जैसे, जैसे कोमा लगाते रहना और लिखते रहना। पोरबंदर, मुंबई, मारमा गोवा, मारमा गोवा लिख लिया। कोची, तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम, मैंगलोर, मैंगलोर, मैं वाला मैंगलोर, बेंगलोर नहीं है, मैंगलोर, मैंगलोर, तूतीकोरिन, तूतीकोरिन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम, पारादीप, कोलकाता, उत्तरी सरकार का तट, उत्तरी सरकार का तट, कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट सम जलवायु को रखते हैं। आदि लिख लो, आदि। कोरोमंडल तट के बाद में लिखो आदि। इसका मतलब इसके अलावा और भी हो सकता है। आदि सम जलवायु को रखते हैं, सम जलवायु को रखते हैं, सम जलवायु को रखते हैं। जबकि जबकि दूसरी तरफ, जबकि दूसरी तरफ, दूसरी तरफ अंबाला, जयपुर, आगरा, आगरा, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना आदि विषम जलवायु को रखते हैं, विषम जलवायु को
रखते हैं। विषम जलवायु को रखते हैं। ये जो बाद में उदाहरण बोले हैं ना, ये सारे कर्क रेखा के ऊपर हैं, और पहले वाले जो उदाहरण बोले हैं सारे क्या हैं, कर्क रेखा से नीचे वाले हैं। अब एक छोटा सा उदाहरण और बता देता हूँ। यहाँ पर है मैंगलोर और यहाँ पर है बेंगलोर, ठीक है ना। मैंगलोर पहले है समुद्र के पास में, और बेंगलोर क्या है, समुद्र से थोड़ा अंदर है, स्थलखंड की ओर है, अंदर की ओर। इसका मतलब सम जलवायु कहाँ पर है, मैंगलोर में, और उससे मिलती जुलती जलवायु, लेकिन वो विषम जलवायु का भाग है ऐसे मान लो, ठीक है ना। उससे थोड़ी चरम दशाएं पाई जाती हैं, वो कहाँ पर पाई जाएगी, बेंगलोर में। क्यों, जैसे जैसे समुद्र से दूर जाएंगे तो उसका प्रभाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना। बिजली के तार देखें, उसके पास में जाएंगे ना तो वो अपने को क्या करेगी, आकर्षण करेगी, खींचेगी, ठीक है ना। और जैसे जैसे उससे दूर जाएंगे तो अपने को क्या करेगी, प्रतिकर्षण, ठीक है ना। उसके पास में जाने का मतलब है आकर्षण, दूर जाने का मतलब है प्रतिकर्षण। वही स्थिति मैंगलोर और बेंगलोर की है। मैंगलोर समुद्र के पास में, इसके मतलब समुद्र का प्रभाव उसके ऊपर, और दूर है बेंगलोर, इसका मतलब उसके थोड़ी उससे विपरीत जलवायु है। लेकिन ध्यान रखना, स्पष्ट ऋतुएं नहीं पाई जाती हैं। ऋतुएं पाई जाती हैं